हेलो दोस्तों, एक बार आपका पुनः आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं शब्बो खान आज आपके लिए यूजीसी नेट में प्रस्तावित एक अन्य रचना लेकर आई हूँ जो नेट के जो सिलेबस है उसके भाग 10 के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध जी की एक साहित्यिक की डायरी लेकर आई हूँ। आज इसका हम अध्ययन करेंगे और इसका करने का मतलब ये है, अगर हम इसको अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आगामी एग्ज़ाम में हम 2 से प्रश्न इससे अनिवार्य है आना, तो हम उन प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। वो 2 से 3 प्रश्न हम जो हैं हमारे जो प्रश्न जो हैं उसके लिए हमारे वो निश्चित हो जाएंगे उसके अंक। तो हम जो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु और तथ्य आते जाएं आप उनको नोट ज़रूर करते जाएं आप आगे के रिवीजन के लिए। तो चलते बढ़ते हैं अपनी रचना की तरफ। इसे ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। एक साहित्यिक की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी और जिस रूप में चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि में कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक किस्तें नहीं थीं। तो ये प्रश्न बन सकता है, जो पांडुलिपि गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी उसमें कौन से 2 भाग नहीं थे? तो कौन से नहीं थे? कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, जो 2 भागों में ये है। ठीक है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी भाग 2। तो ये 2 शीर्षक इसमें नहीं थे पांडुलिपि में। पांडुलिपि का मतलब जो मुक्तिबोध जी की हस्तलिखित लिपि प्रतिलिपि होगी उससे मतलब है इसका। शीर्षक किस्तें नहीं थी और फलस्वरूप वे पहले संस्करण में नहीं है। तो पहले संस्करण में ये नहीं है। ये सारी डायरियाँ 57, 58 और 60 में वसुधा जबलपुर से प्रकाशित हुई हैं। 57, 58 और 60 का मतलब यहाँ 1957, 1958 और 1960 से। वसुधा जो है जबलपुर से प्रकाशित होती, ये भी पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि वसुधा जो पत्रिका है, वसुधा यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि वसुधा पत्रिका से, वसुधा पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है और ये जो सारी इनकी डायरियाँ हैं 57, 58 और 60 में, ये वसुधा से ही जबलपुर से प्रकाशित हुई हैं। तो ये यहाँ जो 2-3 बिंदु हैं, ये भूमिका है। भूमिका बहुत, हर एक रचना की जिसमें भी भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूमिका को ध्यान से पढ़ें और इनको नोट ज़रूर करते रहें। तो पांडुलिपि कब की? 1964, मार्च 1964 में दी थी, मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। ठीक है, और 1957, 58 और 60 वसुधा जबलपुर में ये प्रकाशित हुई हैं। डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है और यह गलतफहमी भी हो सकती है कि मुक्तिबोध की ये डायरियाँ भी तिथिवार डायरियाँ होंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती थी। वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे। ठीक है, वसुधा के पहले नागपुर के नया खून साप्ताहिक में, तो वसुधा और नया खून दोनों ही पत्रिकाएं एक साहित्यिक से संबंधित हैं, ये ध्यान रखें, जो एक अलग अलग संस्कलन के रूप में प्रकाशन प्रस्तावित है। प्रस्तुत डायरी में केवल वसुधा में प्रकाशित किस्तों जो स्वयं में स्वतंत्र निबंध है को शामिल करने का उनका उद्देश्य ही यही था कि वे ना तो सामयिक टिप्पणियों को साहित्य में मानते थे और ना साहित्य को सामयिक टिप्पणी। वस्तुतः जैसा श्री अदीब ने लिखा है,
मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। अदीब, ये कथन जो है अदीब जी का है। ये पूछा जा सकता है आपको कथन देकर कि मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ दे देता है। किसके कथन है ये? अदीब का कथन है। और ये जो सभी संकलन जो हैं 1957, 58 और 60, ये श्रीकांत वर्मा जी, ठीक है, ये सभी जितने भी मुक्तिबोध जी के हैं, ये मुक्तिबोध जी के खुद स्वयं प्रकाशित नहीं करवाए गए हैं। ये पांडुलिपि थी, पांडुलिपियाँ जो थी वो श्रीकांत जी ने प्रकाशित करवाई हैं और कुछ इनकी जो रचनाएं हैं वो नागरिक प्रचारणी के द्वारा भी प्रकाशित हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। 13 नवंबर 1994, नई दिल्ली। तो एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो बिल्कुल भी इसको ध्यान रखें। 1964 को पांडुलिपि, मार्च 1964 में पांडुलिपि भोपाल में मुक्तिबोध जी ने कहाँ दी है? भोपाल में। तो 1964 में, मार्च 1964, पहले संस्करण की पांडुलिपि, ठीक है, पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 भोपाल में दी थी श्रीकांत वर्मा जी को। और इसमें कुटुयान और काव्य सत्य कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, कुटुयान और काव्य सत्य कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, ये दोनों ही जो शीर्षक थे प्रथम संस्करण में ये संकलित नहीं है, ठीक है। और 57, 58 और 60 वसुधा जबलपुर में ये प्रकाशित हुए, ये याद रखें आप। श्रीकांत वर्मा ने इनका संकलन किया है और इसको प्रकाशित भी करवाया है, ये इतना याद रखें। आगे एक साहित्यिक की डायरी, अनुक्रम, बहुत इम्पोर्टेंट ये अनुक्रम है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट अनुकरण है ये, बिल्कुल इसको ध्यान रखें, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है ये, और बिल्कुल सीरियल वाइज इसे याद करना है, सीरियल वाइज। पहला कौन सा है? तीसरा क्षण। पहला क्या है? तीसरा क्षण। पहला क्या है? तीसरा क्षण। पहला क्या है? तीसरा क्षण। दूसरा क्या है? एक लंबी कविता का अंत। दूसरा क्या है? एक लंबी कविता का अंत। तीसरा डबरे पर सूरज का बिंब। तीसरा क्या है? डबरे पर सूरज का बिंब। चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स। हाशिए पर कुछ नोट्स। सड़क को लेकर एक बातचीत। सड़क को लेकर एक बातचीत। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह। नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तो ये प्रथम संस्करण में ये तीनों नहीं थे, ठीक है, ऊपर के बाकी सारे थे, तीनों नहीं थे। ये बाद में श्रीकांत वर्मा जी ने इनको अलग से इसके अंतर्गत रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखें ऊपर की भूमिका, ठीक है। और ये जो इनका अनुक्रम है ये बिल्कुल सीरियल वाइज याद रखना है ना। एक लंबी कविता का अंत। एक लंबी कविता पहले है, एक कविता है, कविता कैसी है? लंबी है। और जो लंबी कविता है उसका बिंब जो है डबरे, उसका बिंब जो है डबरे पर सूरज का बिंब है, उसके अंतर्गत आ रहा। लंबी कविता में डबरे पर सूरज का बिंब दिख रहा है और उसमें कुछ नोट्स हैं। लंबी कविता में डबरे पर सूरज का बिंब जो दिख रहा है उसमें कुछ नोट्स हैं, और नोट जो है, नोट्स में कुछ एक बातचीत दिखाई गई है, और वह बातचीत किसकी है? एक मित्र की पत्नी की बातचीत है, ठीक है, एक मित्र की पत्नी की बातचीत है, और जिसमें नए की जन्म कुंडली है, जिसमें क्या है? नए की जन्म कुंडली है। उसके बाद वीरकर, जो विशिष्ट और अद्वितीय है, वीरकर को सब जानते हैं, विशिष्ट और अद्वितीय। उसके अंतर्गत क्या है? काव्य सत्य है, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तीसरा क्षण, लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब,
हाशिए पर कुछ नोट्स, सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2, वीरकर, विशिष्ट और आदित्य, कुटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। तीसरा क्षण, प्रथम। आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र केशव, मित्र कौन है? केशव, लेखक है और लेखक का मित्र केशव, मैं दोनों जंगल और ये ध्यान रखें, केशव कोई वास्तविक नहीं है इसमें, उसका मन, जैसे कि आपने अंधेरे में कविता पढ़ी होगी, अंधेरे में कविता जो यूनिट 5 में दी गई है, नेट के सिलेबस में है, उसमें मैं और वह दो व्यक्तित्व हैं, ठीक है, मैं और वह दो व्यक्तित्व हैं। ऐसे ही जो केशव है वह अन्य मन है लेखक का, केशव जो है वह अन्य मन है लेखक का, केशव कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वह उसका ही एक बिंब समझ लो आप, है ना। तो मेरा एक मित्र, 20 साल पहले की बात है, मैं और मेरा मित्र केशव दोनों जंगल घूमने जाया करते थे, पहाड़ चढ़ा करते थे, नदी पार किया करते थे। केशव मेरे जैसा ही 15 वर्ष का बालक था, किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य से मैं भीतर ही भीतर बहुत आतंकित रहता था। केशव ने ही बहुत पहले मुझे बताया कि इड़ा, पिंगला, सुषमना किसे कहते हैं। कुंडलिनी चक्र से मुझे बड़ा डर लगता। उसने हठ योगियों की बहुत सी बातें बड़े ही विस्तार के साथ वर्णन की। केशव का सिर पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था। माथा साधारण और घनी घनी भौहों के नीचे काली आंखें बहुत गहरी, मानो दो पुतली के बीच कांच से मानो दो कुएं पुतली के कांच से मढ़े हुए। यह भी लगता कि उसकी आंखें तलघर हैं। यह भी महसूस होता कि उसकी आंखों के नीचे कोई दूसरी आंखें और जमी हुई हैं। आंखों के बीच नाक की शुरुआत पर घनी घनी भौहों की दोनों पट्टियां नीचे झुककर मिल जाती थी। कभी कभी नाई द्वारा वह इस मिलन स्थल पर भौहों के बाल कटवा लेता, लेकिन उनके रोए फिर उग जाते। आंखों के नीचे फीका पीला, लंबा, शिथिल और उकताया हुआ थका चेहरा था। केशव मझोले कद का बालक था, जिसे खेलने कूदने से कोई मोह नहीं था। उसका गणित विषय अच्छा था। केशव का कौन सा विषय अच्छा था? गणित विषय। इसलिए केशव मेरे लिए मिडिल और मैट्रिक में ज़रूरी हो उठा था। फिर भी मैं केशव के प्रति विशेष उत्साहित नहीं था। मुझे प्रतीत हुआ कि वह मेरे प्रति अधिक स्नेह रखता है। वह मेरे पिताजी के श्रद्धेय मित्र का लड़का था, इसलिए उसके वहाँ मेरा काफ़ी आना जाना था। केवल एक ही बात उसमें और मुझ में समान थी, वह बड़ा ही घुमक्कड़ था। मैं भी घूमने का शौकीन था। हम दोनों सुबह शाम और छुट्टी के दिनों दिन भर दूर दूर घूमने जाया करते थे। इसके बावजूद उसका लंबा चेहरा फीका और पीला रहता, किंतु वह मुझसे अधिक स्वस्थ था। उसका डील ज़्यादा मजबूत था। वह निसंदेह हट्टा कट्टा था, फिर भी उसके चेहरे की त्वचा काफ़ी पीली रहती। पीले लंबे चेहरे पर घनी भौहों के नीचे गहरी गहरी काली चमकदार कुएं नुमा आँखें और सिर पर मोटे बाल और गोल अड़ियल मजबूत ठुड्डी मुझे बहुत ही रहस्य भरी मालूम होती। केशव में बाल सुलभ चंचलता न थी। वह एक स्थिर प्रशांत पाषाण मूर्ति की भांति मेरे साथ रहता। मुझे लगता कि भूमि के गर्भ में कोई प्राचीन सरोवर, उसके किनारे पर डरावने घाट, आतंककारी देव मूर्तियां और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर हैं। इतिहास ने इन सबको दबा दिया। मिट्टी की तह पर तह, परतों पर परतें, चट्टानों पर चट्टानें छा गईं। सारा दृश्य भूमि में उड़ गया, अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर यूकेलिप्टस के नए विलायती पेड़ लगा दिए गए।
बंगले बंगले बना दिए गए, चमकदार कपड़े पहने हुए खूबसूरत लड़कियां घूमने लगीं और उन्हीं किन्हीं बंगलों में रहने लगा मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में उसके या उसके भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का जल पिया होगा, वहाँ विचरण किया होगा। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला। तो मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, इसका प्रथम भान जो लेखक को मिला वह केशव के द्वारा मिला है। मनुष्य का व्यक्तित्व एक गहरा रहस्य है, इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला। इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था, उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं थी जो छिपाई जाने योग्य हो। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत दयालु, धीर, गंभीर, भीषण कष्टों को सहज ही सह लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील, किंतु साथ ही वह शिथिल, स्थिर, अचंचल, यंत्रवत और सहज नहीं था। उसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें बालकोचित, बाल सुलभ गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगा कि उसका विवेक वृद्धता का लक्षण है। जब हम हाई स्कूल में थे, केशव मुझे निर्जन अरण्य प्रदेश में ले जाता। हम भर्तृहरि की गुहा, मच्छिंद्रनाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते। तो भर्तृहरि की गुहा, मच्छिंद्रनाथ की समाधि, जब केशव 10 साल का था, हाई स्कूल में था। किसमें था? हाई स्कूल में। तो केशव लेखक को कहाँ ले जाया करता था? भर्तृहरि की गुहा और मच्छिंद्रनाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते। मंगलनाथ के पास शिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और श्याम नील थी। उसके किनारे किनारे हम नए नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान करते। शिप्रा के किनारों पर गैरव और भैरव सांझी बिताई। सुबहें और दोपहर अपने रक्त में समेट ली। सारा वन्य प्रदेश श्वास में भर लिया, सारी पृथ्वी वक्ष में छिपा ली। मैंने केशव को कभी भी योगाभ्यास करते हुए नहीं देखा, ना उसने कभी सचमुच इसी साधना की। फिर भी वह मुझसे योग की बातें करता। सुषुम्ना नाड़ी के केंद्रीय महत्व की बात उसने मुझे समझाई। षटचक्र की व्यवस्था पर भी उसने पूर्ण प्रकाश डाला। मेरे मन के अंधेरे को उसके प्रकाश ने विच्छिन्न नहीं किया, किंतु मुझे उसके योग की बातें रहस्य के मर्मभेदी डरावने अंधेरे की भांति आकर्षित करती रहती, मानो मैं किन्हीं गुहाओं के अंधेरे में चला जा रहा हूँ और कहीं से किसी स्त्री की कोई मर्मभेदी पुकार मुझे सुनाई दे रही है। मैंने अपने मन का यह चित्र उसे कह सुनाया। वह मेरी तरफ अब पहले से भी अधिक आकर्षित हुआ, बहुत सहानुभूति से मेरी तरफ ध्यान देता। धीरे धीरे मैं उसके अत्यंत निकट आ गया। उसकी सलाह के बिना काम करना अब मेरे लिए असंभव हो गया था। साधारण रूप से मेरे मन में उठने वाली भाव तरंगे मैं उसे कह सुनाता, चाहे वे भावनाएं अच्छी हों, चाहे बुरी, चाहे वे खुली करने लायक हों, चाहे ढांकने लायक। हम दोनों के बीच एक ऐसा विश्वास हो गया था कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करके दिमागी तलघर में डाल देना न केवल गलत है, वरन उससे कई मानसिक उलझनें उत्पन्न होती हैं। एक बात कह दूं, अपने ख्याल या भाव कहते समय मैं बहुत उच्छ्वसित हो उठता। मुझे लगता कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियां हैं। तो मुक्तिबोध की रचनाओं में आप देखेंगे ज़्यादातर कि अंधेरा, सीढ़ियां, ये सब चीज़ें ज़्यादा इनके रचनाओं में आती हैं। ऐसे अंधेरे में ले लीजिए, ब्रह्म राक्षस में ले लीजिए, उनमें भी इन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। सीढ़ियाँ गीली हैं, सबसे निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। वह अथाह काला जल है, वहाँ अथाह काला जल है। उस अथाह जल में से स्वयं को ही डर लगता है। इस अथाह काले जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। देखो, अब दिखा दिए, उस अथाह काले जल में शायद कोई बैठा है और वह शायद मैं ही हूँ। तो जैसे अंधेरे में मैं और वह का संघर्ष था, ऐसे ही है। केशव कोई दूसरा नहीं है, वह लेखक का ही एक अन्य मन है केशव। अथाह और एकदम स्याह अंधेरे पानी की सतह पर चांदनी का एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है, जिसमें मेरी ही आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीले मूंगिया पत्थर भीतर उद्दीप्त हो उठे हों।
मेरे मन के तहखाने में उठी हुई ध्वनियाँ उसे आकर्षित करती। धीरे धीरे वह मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा। मैं जब उसे अपने मन की बातें कह सुनाता तो वह क्षण भर अपनी घनी भौहों वाली प्रशांत स्थिर आँखों से मेरी तरफ देखता रहता। साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषताएं थीं, हमारी चर्चा का विषय बनती। यद्यपि उसकी ज्ञान संपत्ति अल्प ही थी, हमारी चर्चाएं विविध विषयों पर होती। मुझे अभी तक याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया है कि सप्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति, तो ध्यान दें आप, इसमें गांधीवाद का वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत। तो आप गांधीवाद को याद रखें, एक साहित्यिक की डायरी में गांधीवाद का वर्णन है। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न, विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। यह बात उसने मुझे तब कही थी जब सन 31 का सत्याग्रह खत्म हो चुका था और विधानसभाओं में घुसने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। तब हम स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तभी हमने रूस के पंचवर्षीय आयोजन का नाम सुना था। इसके बाद हम डिग्री कॉलेज में पहुंचे, किसी दूसरे शहर में। मुझे नहीं मालूम था कि केशव ने भी वही कॉलेज ज्वाइन किया है। मैंने उसके बारे में जानकारी लेने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। सच तो यह है कि मेरा उसके प्रति कोई विशेष स्नेह नहीं था, न कोई आकर्षण। ऐसे पाषाणवत प्रशांत गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा के भाव थे, और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था इसलिए मुझे भी उसे चाहना पड़ता था। शायद उसे मेरी यह स्थिति मालूम थी, लेकिन कभी उसने अपने मन का भाव नहीं दर्शाया इस संबंध में। और एक बार जब हम दोनों 4th ईयर में पढ़ रहे थे, वह मुझे कैंटीन में चाय पिलाने ले गया। केवल मैं ही बात करता जा रहा था। आखिर वह बात भी क्या करता, उसे बात करना आता ही कहाँ था। मुझे फिलॉसफी में सबसे ऊंचे नंबर मिले थे। मैंने प्रश्नों, तो लेखक को किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे? फिलॉसफी में। लेखक को किस में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे? फिलॉसफी में। मैंने प्रश्नों के उत्तर कैसे कैसे दिए, इसका मैं रस विभोर होकर वर्णन करता जा रहा था। चाय पीकर हम दोनों आधी मील दूर एक तालाब के किनारे जा बैठे। वह वैसा ही चुप था। मैंने साइको एनालिसिस की बात छेड़ दी थी। जब मेरी धारा प्रवाह बात से वह कुछ उकताने लगता, तब वह पत्थर उठाकर तालाब में फेंक मारता। पानी की सतह पर लहरें बनती और डुप डुप की आवाज़। सांझ पानी के भीतर लटक गई थी। संध्या तालाब में प्रवेश कर नहीं रही थी। लाल भड़क आकाशीय वस्त्र पानी में सूख रहे थे और मैं संध्या के इस रंगीन यौवन से उन्मत्त हो उठा था। हम दोनों उठे चले और एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो रहे। एकाएक मैं अपने से चौंक उठा। पता नहीं क्यों मैं स्वयं एक अजीब भाव से आतंकित हो उठा। उस पीपल वृक्ष के नीचे अंधेरे में मैंने उससे एक अजीब और विलक्षण आवेश में कहा, शाम, रंगीन शाम मेरे भीतर समा गई है, बस गई है। वह एक जादुई रंगीन शक्ति है। मुझे उस सुकुमार ज्वालाग्राही जादुई शक्ति से, यानी मुझे डर लगता है। यानी देखो, खुद मुक्तिबोध कह रहे हैं, यानी मुझे डर लगता है। और सचमुच तब मुझे एक कंपकपी आ गई। इतने में शाम सांवली हो गई। वृक्ष अंधेरे के स्तूप व्यक्तित्व बन गए। पक्षी चुप हो उठे। एकाएक सब और स्तब्धता छा गई और फिर एक स्तब्धता के भीतर से एक चंपई पीली लहर ऊंचाई पर चढ़ गई। कॉलेज के गुंबद पर और वृक्ष के ऊंचे शिखरों पर लटकती हुई चांदनी सफ़ेद धोती सी चमकने लगी। एकाएक मेरे कंधे पर अपना शिथिल ढीला हाथ रख केशव ने मुझसे कहा, याद है एक बार तुमने सौंदर्य की परिभाषा मुझसे पूछी थी? मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान न देते हुए बेरुखी भरी आवाज़ में कहा, हाँ, अब तुम स्वयं सौंदर्य अनुभव कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि मैं क्या अनुभव कर रहा था। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि किसी मादक अवर्णनीय शक्ति ने मुझे भीतर से जकड़ लिया था। मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय मेरे अंतःकरण के भीतर एक कोई और व्यक्तित्व बैठा था।
मैं उसे महसूस कर रहा था, कई बार उसे महसूस कर चुका था, किंतु अब तो उसने भीतर से मुझे बिल्कुल ही पकड़ लिया था। मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने से बृहत्तर, विलक्षण, अस्वयं। एकाएक उस पाषाण मूर्ति मित्र की भीतरी रिक्तता पर मेरा ध्यान हो आया। वह मुझसे कितना दूर है, कितना भिन्न है, कितना अलग है, अवांछनीय रूप से भिन्न। वह मुझसे पंडिताऊ भाषा में कह रहा था, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। तो यहाँ सौंदर्य बोध की परिभाषा क्या दी है? किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है, किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाकार हो जाता है तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसका दर्शन, इन दो पृथक तत्वों का भेद मिटकर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तब सौंदर्य भावना उद्बुद्ध होती है। मैंने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सौंदर्य की परिभाषा वे करें जो उससे अछूते हैं। जैसे मेरा मित्र केशव, उसकी परिभाषा सही हो तो क्या, गलत हो तो क्या, इससे क्या होता जाता है। दिन गुजरते गए। एक ही गांव के हम दो साथी, भिन्न प्रकृति के, भिन्न गुण धर्म के, भिन्न दिशाओं के, एक दूसरे से उकता उठने के बावजूद हम दोनों मिल जाते, चर्चा करने लगते। मेरी जबान उतरनी जैसी चलती, केशव मेरी जबान कतरनी जैसी चलती। केशव सांकल में लगे हुए फिर भी खुले हुए ढीले ताले सा प्रतीत होता। कोई मकान के अंदर जाए, देखभाल ले, चोर चपाटी कर ले, लेकिन जाते वक्त सांकल में ताला जरूर अटका जाए, वह भी खुला हुआ, चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं। ताला भीतर से टूटा है, चाबी लग ही नहीं सकती। लेकिन इस ताले में एक दिन अकस्मात चाबी भी लग गई। छुट्टी का दिन, वृक्षों के समीप धूप अलसा रही थी। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने साइकिल पर आते हुए और धूप में चमकते हुए एक चेहरे को दूर से देखा। इधर मैंने काफ़ी कविताएं लिख ली थीं। सोचा शिकार खुद ही जाल में फंसने आ रहा है। केशव का चेहरा उत्तप्त था। चेहरे पर कुछ नई बात थी जिसको मैं पहचान नहीं पाया। कविताओं से मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं केशव की तरफ ध्यान दे सकूं। मैं तो अपने नशे में रहता था। अगर मैं बोलना न शुरू करता तो चुप्पी काली होकर घनी और भी काली और लंबी हो जाती। इसलिए मैंने ही बोलना शुरू किया। कैसे निकले? केशव गर्दन एक ओर गिराकर रह गया। उसके बाल तब आधे माथे पर आ गए। मुझे लगा वह आराम करना चाहता है। उसने आरंभ किया। मैंने बहुत सोचा कि इस थेटिक एक्सपीरियंस क्या है। आज मैंने इसी संबंध में कुछ लिखा, तुम्हें सुनाने आया हूँ। भीतर दिल में मेरी नानी मर गई। मैं खुद कविताएं सुनाने की ख्वाहिश रखता था। अब यह केशव अपनी सुनाने बैठेगा। मेरी सारी दोपहर खराब हो जाएगी। मैंने प्रस्ताव रखा, अपने उस विषय पर बात ही क्यों ना कर लें। ज़रूर, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन से बात करनी होगी। यह कहकर वह मुस्कुरा दिया। यह मुस्कुराहट मुझे चुभ गई। तो क्या मैं इतना पागल हूँ कि बात करने में भटक जाता हूँ? इस साले ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे स्वभाव का अध्ययन किया होगा। शायद मैं ही इसे बहुत बोर करता रहा हूँगा। अपने स्वभाव के अध्ययन के इतने अधिक और इतने प्रदीर्घ अवसर किसी को देना शायद उचित नहीं था। मैं तो उल्लू सरीखा बोलता जाता हूँ और ये हजरत अपने दिमाग की नोटबुक में मेरी हर गलती टीप लेते हैं। मैंने विश्वास दिलाने की जबरदस्त चेष्टा और कुचेष्टा करते हुए कहा, बात बिल्कुल ढंग से ही होगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न होता। तादात्म्य तो निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष। निज और पर, स्वपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते हैं तब तादात्म्य उत्पन्न होता है। उसके भावों की गंभीरता मुझे कुछ ऐसी थी। चेहरा उसने इतना सीरियस बना रखा था कि मुझे अपनी हंसी दाब देनी पड़ी। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। यह तो मैं जानता हूँ कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना है। स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं और उन दो पक्षों के परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा होता है, अथवा यूँ कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती है। एपिस्टेमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुनियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद की रचना की गई है।
इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक्य पर हंसने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उसकी स्थापना को विवाद्य मान सकता हूँ, हास्यास्पद नहीं। फिर भी मैं हंस पड़ा, इसलिए कि मुझे उसके शब्दों में उसके स्वयं के विचित्र व्यक्तित्व की झलक दिखलाई दी। वही बोझिल, गतिहीन, ठंडा, पाषाणवत व्यक्तित्व। उसकी भौहें कुछ आकुंचित हुई, फीका पीला चेहरा किंचित विस्मय से मेरी ओर वही ठंडी दृष्टि डाले लगा, मानो वह मेरे रुख का अध्ययन करना चाहता हो। मैंने कहा, भाई, मुझे तादात्म्य और तदाकारिता की बात समझ में नहीं आई। सच तो यह है कि मैं किसी वस्तु में तदाकार नहीं हो पाता। तदाकारिता की बात का मैं खंडन नहीं करता, किंतु मैं उसको एक मान्यता के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहता। उसने कहा, क्यों? मैंने जवाब दिया, एक तो मैं वस्तु पक्ष का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझता। हिंदी में मन से बाह्य वस्तु को ही वस्तु समझा जाता है, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ कि मन का तत्व भी वस्तु हो सकता है, और अगर यह मान लिया जाए कि मन का तत्व भी एक वस्तु है, तो ऐसे तत्व के साथ तदाकारिता या तादात्म्य का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वह तत्व मन ही का एक भाग है। हाँ, मैं इस मन के तत्व के साथ तटस्थता के रुख की कल्पना कर सकता हूँ, तदाकारिता की नहीं। मेरे स्वर और शब्द की हल्की धीमी गति ने उसे विश्वास दिला दिया कि मैं उसकी बात उड़ाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, वरन उसकी बात समझने में महसूस होने वाली कठिनाई का बयान कर रहा हूँ। आखिरकार वह मेरा मित्र था, बुद्धिमान और कुशाग्र था। उसने मेरी ओर देखकर किंचित स्मित किया और कहने लगा, तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो, इसलिए ऐसा कहते हो, किंतु सभी लोग लेखक नहीं हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं। वे हैं इसलिए तुम भी हो, या नहीं कि तुम हो इसलिए वे हैं। बहुत महत्वपूर्ण देखो ये पंक्ति है कि किंतु सभी लोग लेखक नहीं हैं, दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं। वे हैं इसलिए तुम भी हो, या नहीं कि तुम हो इसलिए वे हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उनके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तादात्म्य या तन्मयता से बात शुरू करे तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरे मुंह से निकला, तो उसने जारी रखा, तो यह कि लेखक की हैसियत से सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण के रास्ते से होते हुए सौंदर्य मीमांसा करोगे, या पाठक अथवा दर्शक की हैसियत से कलानुभव के मार्ग से गुजरते हुए सौंदर्य की व्याख्या करोगे? इस सवाल का जवाब दो। मैं उसकी चपेट में आ गया। मैं कह सकता था कि दोनों करूँगा, लेकिन मैंने ईमानदारी बरतना ही उचित समझा। मैंने कहा, मैं तो लेखक की हैसियत से ही सौंदर्य की व्याख्या करना चाहूँगा। इसलिए नहीं कि मैं लेखक को कोई बहुत ऊंचा स्थान देना चाहता हूँ, वरन इसलिए कि मैं वहाँ अपने अनुभव की चट्टान पर खड़ा हुआ हूँ। उसने भौहों को सिकोड़कर और फिर ढीला करते हुए जवाब दिया, बहुत ठीक, लेकिन जो लोग लेखक नहीं है वे भी तो अपने ही अनुभव के दृढ़ आधार पर खड़े रहे होंगे और उसी बुनियाद पर बात करेंगे। इसलिए उनके बारे में नाक भौं सिकोड़ने की जरूरत नहीं। उन्हें नीचा देखना तो और भी गलत है। उसने कहना जारी रखा, यदि पाठक, श्रोता या दर्शक के सिरे से बात शुरू करेंगे तो आपकी विचार यात्रा दूसरे ढंग की होगी। यदि लेखक के सिरे से सोचना शुरू करेंगे तो बात अलग प्रकार की होगी। दोनों सिरे से बात होगी सौंदर्य मीमांसा की ही, किंतु यात्रा की भिन्नता के कारण अलग अलग रास्तों का प्रभाव विचारों को भिन्न बना देगा। दो यात्राओं की परस्पर भिन्नता अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी ही है, यह सोचना निराधार है। भिन्नता पूरक भी हो सकती है, विरोधी भी। यदि हम यथा तथ्य बात भी करें तो भी बल एम्फेसिस की भिन्नता के कारण विश्लेषण भी भिन्न हो जाएगा। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रश्न किस प्रकार का उपस्थित किया जाता है। प्रश्न तो आपकी विचार यात्रा होगी। यदि इस विचार यात्रा को रेगिस्तान में विचरण या पर्याप्त पर्याय नहीं बनाना है तो प्रश्न को सही ढंग से प्रस्तुत करना होगा। यदि वह गलत ढंग से उपस्थित किया गया तो अगली सारी यात्रा गलत हो जाएंगी। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा। शायद वह यह देखना चाहता था कि मैं उसकी बात गंभीरता पूर्वक सुन रहा हूँ या नहीं। शायद उसका यह विश्वास था कि मैं अत्यधिक इम्पल्सिव, सहज उत्तेजित हो उठने वाले एक बेचैन आदमी की तरह हूँ, किंतु मैं शांत था। मेरे मन की केवल एक ही प्रतिक्रिया थी और वह यह कि
केशव यह समझता है कि मैं समस्या को ठीक तरह से प्रस्तुत करना नहीं जानता। असल में उसकी यह धारणा मुझे बहुत अप्रिय लगी। मैं उसकी इस धारणा को बहुत पहले से जानता था। वह कई बार उसे दोहरा भी चुका था। असल में वह बौद्धिक क्षेत्र में अपने को मुझसे उच्चतर समझता था। उसका ठंडापन, उसके फलस्वरूप हम दो के बीच की दूरी का सतत मान, और इस मान के बावजूद हम दोनों का निकट परस्पर घनिष्ठता, और इसके विपरीत दूरी के उस मान के कारण मेरे मन में केशव के विरुद्ध एक झक मारती हुई खीज और चिड़चिड़ापन, इन सब बातों से मेरे अंतःकरण में केशव से मेरे संबंधों की भावना विषम हो गई थी। सूत्र उलझ गए थे। मैं केशव को ना तो पूर्णतः स्वीकृत कर सकता था, ना उसे अपनी जिंदगी से हटा सकता था। इस प्रकार मेरी स्थिति थी। फिर भी चूंकि ऐसी स्थिति बहुत पहले से चली आई थी, इसलिए मुझे उसकी आदत पड़ गई थी। किंतु इस अभ्यस्तता के बावजूद कई बार मेरा विक्षोभ फूट पड़ता, और तब केशव की आंखों में एक चालाक रोशनी दिखाई देती और मुझे संदेह होता कि वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कोई गहरी चोट कर रहा है। उस समय उसके विरुद्ध मेरे हृदय में घृणा का फोड़ा फूट पड़ता। किसी न किसी तरह मैंने अपने को सामंजस्य और मानसिक संतुलन की समाधि में गाड़ लिया, या बताने के लिए कि मैं उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैंने उसके तर्कों को युक्तियों के प्रभाव में डूबकर मर जाना ही श्रेष्ठकर समझा, क्योंकि इस रवैये से या रुख से मेरे आत्मगौरव की रक्षा हो सकती थी। इस बीच मेरा मन दूर दूर भटकने लगा। बाहर से शायद मैं धीर प्रशांत लग रहा था। मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे जो हिमाच्छादित पर्वत शिखर की भांति शांत, निःशब्द, गंभीर और भव्य लगते हैं, किंतु अब मुझे इस बात का गहरा संदेह होने लगा है कि असल में ऐसे लोगों का सिर खाली होता है। उनकी बाहरी शक्ति और गंभीरता भीतर के खालीपन को ढांकने की खोल है। मुझे ही देखिए ना, मैं कैसी समाधि लगाकर उसके शब्द नहीं, केवल नाद सुन रहा हूँ। किंतु मेरा मन बाहर उड़ उड़ जा रहा है, जैसे झरोखे से कभी कभी हवा के झोंके भीतर चले आए। इस प्रकार के उसके कुछ वाक्य मेरे भीतर घुस आते हैं। बाहर उसका स्वाद प्रवाह जारी है, जैसे कोई प्राकृतिक प्रवाह बह रहा हो। मैं केवल कुछ लहरों को ही चिन्ह पाया हूँ, ऐसा हूँ मैं। तब क्यों ना मैं अपने से ही विरक्त हो उठूँ। मैं जबरदस्ती की इस ध्यान समाधि में लीन होकर खुद ही से क्षुब्ध हो उठता हूँ। ऐसी क्षुब्ध अवस्था में मैं सहसा उत्तेजित होकर उससे कहता हूँ, जरा चाय ले आऊँ, 2 मिनट में आता हूँ, या कहकर मैं घर के भीतर गायब हो गया और 15-20 मिनट बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर वापस आया। तब मुझे सहसा सुनाई दिया, विभिन्न व्यक्तियों के लिए सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न युगों में सृजन प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। विभिन्न साहित्य प्रकारों के लिए भी सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। मैंने चाय की ट्रे टेबल पर रखी और हल्के से गंभीरता पूर्वक कहा, मुझे इस बात पर सोचने के लिए अवकाश दो, समय दो। क्या ख्याल है? तुम्हारी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए। उसने अपनी रजामंदी जाहिर की। मेरे दिल से एक वजन उठ गया। मैं छुटकारा पा गया। मैं थोड़ा सा खुश भी हुआ। उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना ही कहा, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पर आया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण से अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य में इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों ना आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे। उपन्यास क्या है, यह पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ही यह ठहराएं कि उपन्यास किसे कहते हैं और उसका शिल्प क्या है, अथवा उसके प्रधान अंग क्या होते हैं। इसी प्रकार साहित्य में सौंदर्य किसे कहते हैं। इस प्रकार के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी आत्मपरक कविता और हिंदी साहित्य तक सीमित न रखें। यदि हमने क्षेत्र विस्तृत किया तो हम पाएंगे कि सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष से अथवा अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोषों से रहित होगी। मुझे गहरा संदेह कि आजकल की सौंदर्य परिभाषा, यदि उसे व्याख्या कहें, तो केवल कविता, और वह भी आत्मपरक कविता की विशेषताओं के आधार पर बनाई जा रही है। सौंदर्य संबंधी व्याख्याओं का प्रकट या प्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि का डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस ठाठ से और शान से बनाई जाती हैं मानो वे सार्वभौम सत्य की सार्वकालिक स्पंदनाएं हों।
इस पोज और पोस्चर की ज़रूरत नहीं। यह अवैज्ञानिक दृष्टि है। अगर साहित्य और सौंदर्य संबंधी मीमांसा करनी है तो आपको अपनी दृष्टि केवल आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए, और यदि ऐसी व्याख्या करनी है तो वह पोज और पोस्चर त्याग देना चाहिए। मुझे इस पोज से चिढ़ है। पूरी बातचीत में मेरा रुख एक श्रोता का था। इच्छा तो यह थी कि गौण पात्र की भूमिका अदा न कर उसकी बातों को हिट करूं, उस पर प्रत्याक्रमण करूं। मुझे संदेह हो रहा था कि वह पंडिताऊ ढंग से सौंदर्य संबंधी बात करना चाह रहा था। मुझे इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा ही नहीं थी। बहरे के सामने क्या बीन बजाएं। मैंने बात बदलने के लिए कहा, और कैसा क्या चला हुआ है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह क्या कहता? हम उठने को हुए उठे और चलने लगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तब तक शाम हो चुकी थी। मेरे घर के सामने सफ़ेद चंपा के फूल उज्ज्वल दीपों जैसे खिले हुए। तो लेखक के घर के सामने कैसे फूल खिले थे? लेखक के घर के सामने सफ़ेद चंपा के फूल उज्ज्वल दीपों जैसे खिले हुए थे। लेखक के सामने सफ़ेद चंपा के फूल उज्ज्वल दीपों जैसे खिले हुए थे। वातावरण में घास की वन्य गंध फैल रही थी। शाम अपना सांवला प्यार भरा आंचल पसार रही थी। बीच ही में हमारे विस्तृत अहाते के भीतर एक मंदिर पड़ता था। उसने कहा, आओ थोड़ी देर बैठें। मेरे भीतर वातावरण की मस्ती छाने लगी। वक्ष के रोम पुलकित हो रहे थे। आंखों में किरणों की सुनहली धारा सी बहने लगी। बाहुओं की मांसपेशियों में से मानो कोई नशा बहकर दौड़कर हृदय में शराब बन रहा था। मात्र प्राकृतिक शारीरिक आनंद मुझ पर हावी हो रहा था। एक उन्मत्त स्फूर्ति, एक सहज शक्ति चेतना मेरी आंखों को निर्मल और दीप्त कर रही थी। किंतु मेरा मित्र वैसे ही शिथिल, शांत और पाषाणवत बैठा था। मैं अपनी शारीरिक शक्ति के आनंद से ही चमत्कृत था, भीतर से मंत्रित और मंत्रमुग्ध। उसने धीरे धीरे बहुत ठंडक से कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि बर्फ़ की कोई सिल मेरी त्वचा पर फेरी जा रही है। इस बीच उसके नाद प्रवाह में मैंने कोई परिचित नाम सुना। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हमने कल तय कर लिया कि इस गर्मी में विवाह कर लेंगे? मैंने बहुत विस्मय से पूछा, क्या? किससे? केटी से? किससे? केटी से? कौन केटी? वह कुछ नहीं बोला, किंतु धीरे धीरे मन में इसकी आभा प्रकाश का रूप धारण करती गई। मुझे आश्चर्य का इतना बड़ा धक्का कभी नहीं लगा था। केशव ऐसा कर भी सकता है? असंभव। तो उसके बारे में मेरा निरीक्षण परीक्षण गलत हो गया एक ही झटके में। अच्छा हुआ कि वह गलत हो गया। मेरा सारा चेहरा आश्चर्य और आनंद की लहरों में बंध गया। मैंने मजाक मजाक में कहा, तो इसलिए तादात्म्य और तदाकारिता की बात कर रहे थे, क्यों हजरत? उसने तड़ाक से जवाब दिया, केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार को हो सकता है, समझे? उसने गंभीरता से कहा। उसके स्वर में अतिरिक्त बल था, किंतु उसके इस वाक्य का मैं अर्थ नहीं समझ सका। असल में मुझे इतना आनंद हुआ कि मैंने केशव को चिपटा लिया। उसका चेहरा लाल और शायद गर्म हो गया था, लज्जा से गर्म। ऐसी स्थिति में मैं भला उसके वाक्य का अर्थ कैसे समझ सकता था? समय गुजरता गया। उसने अपनी जिंदगी में विशेष सफलता नहीं मिली। मारो खाओ हाथ मत आओ कि इस जमाने में उस जैसे आदमी की क्या चलती। मारो खाओ पर उस हाथ मत आओ, ये याद रखना, ध्यान देना इसको। समय ने हम दोनों के चेहरे पर सूखेपन और अनाशा की काली पोत दी थी। दुनिया की आंखों से दूर अकेलेपन के अंधेरे में हम दोनों अलग अलग पृथ्वी के दो छोरों पर सांस ले रहे थे। इसके बावजूद जब जब मैंने उससे रुपए मंगवाए, उसने तुरंत भेज दिए। साथ ही यह भी लिखा कि जब कभी ज़रूरत हो मैं उससे अवश्य मांग लिया करूं। किंतु 5 वर्ष हुए मैंने उसे न कोई पत्र लिखा, न रुपए मंगवाए, न मुझे उसके बारे में कुछ मालूम हुआ, न उसने ही मुझे कुछ लिखा। मानो किसी तालाब में से भाप निकलती हो। भाप की ऊंची उठती हिलकोरती लहरें एक मनुष्याकार धारण कर ऊंची ऊंची उठती हुई आपके पास आने लगती हो, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो डर लगेगा। आपको? मुझे भी डर लगेगा भाई। जब मुझे यह सूचना मिली कि केशव इसी गाड़ी से यहाँ आ रहा है, तो मुझे भी वैसा ही लगा। मुझे लगा कि एक भाप मनुष्याकार धारण कर मेरे पास आती जा रही है। मैं आतंकित हो उठा। पहले तो मैं इस उलझन में रहा कि उसका स्वागत करने स्टेशन जाऊं या घर ही मनहूसियत दूर करने के उपाय खोजूं। किंतु दयालु पत्नी ने जब घर का विद्रूप दूर करने का आश्वासन दिया, तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली। अगर केशव को मेरे यहाँ आना ही था तो तार से पहले सूचना देनी थी।
जिससे हमें बड़ी सहूलियत हो जाती। संकट काल में मेहमान दुश्मन होता है, विशेषकर वह जिसने मुझे पहले बहुत अच्छी सुघर संपन्न और सुव्यवस्थित स्थिति में देखा हो। ये तो सही बात है। केशव बहुत बदल गया था। तमाम बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर गहरी लकीरें बन गई थी, वह बूढ़ा हो गया था। इसके बावजूद उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उसका वक्ष भरा हुआ था, भुजाओं की मांसपेशियां दृढ़ थीं। लगता था कि पिछले 6-7 साल से वह दंड बैठक मारता आ रहा हो। उसने तैरने की अच्छी खासी आदत डाल ली थी। संयमहीन तो वह कभी नहीं रहा था, किंतु फिर भी अब उसमें पहले से अधिक स्फूर्ति थी। उसकी प्रशांत गंभीरता कम नहीं हुई थी, लेकिन बोलता ज़्यादा था। उसकी शारीरिक हलचल स्फूर्ति युक्त प्रतीत होती। मुझे लगा कि उसने अपनी परिस्थितियों का ज़्यादा मजबूती और अधिक आत्मविश्वास से मुकाबला किया है। वह काफ़ी हंसता भी था, फवतियाँ भी कसता था। मुझे लगा कि उसका अध्ययन भी विस्तृत हो गया है। इधर उसने काफ़ी पढ़ा है। मुझे बराबर यह भान होता रहा कि मैं पिछड़ गया हूँ और वह मुझसे बहुत आगे बढ़ गया है। जब हम दोनों भोजन को बैठे तो बनियान के भीतर उसके सारे गोरे सुघर कसे हुए शरीर को देखकर मैं सन्न रह गया। प्रसन्न नहीं हुआ। गोरे शरीर पर एक बूढ़ा सफ़ेद भूरा चेहरा केवल बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। निश्चित रूप से हाँ, चिंता की रेखाएं उसके चेहरे पर थीं। वे काफ़ी गहरी भी थीं, लेकिन क्या वे चिंता की थीं या चिंतन की, मैं इसका निर्णय नहीं कर सका। भोजन के दौरान उसने एक बड़ी मज़ेदार बात कही। उसने हाथ में कॉर्ड लेकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम में और मुझ में एक बड़ा भेद है। विचार मुझे उत्तेजित करके क्रियावान कर देते हैं। विचारों को तुम तुरंत ही संवेदनाओं में परिणत कर देते हो, फिर उनकी संवेदनाओं के तुम चित्र बनाते हो। विचारों की परिणति संवेदनाओं में और संवेदनाओं के चित्रों में। इस प्रकार तुम में ये 2 परिणतियाँ हैं। अगर तुम्हारी कविताएं किसी को उलझी हुई मालूम हो तो तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी कविताएं ध्यान से पढ़ता हूँ। मैंने डरते डरते पूछा, मेरी कविताएं तुम्हें अच्छी लगती हैं? उनमें और सफाई की ज़रूरत है, किंतु मैं उन लोगों का समर्थक नहीं हूँ जो सफाई के नाम पर सफाई के लिए कंटेंट काव्य तत्व की बलि दे देते हैं। फिर एक लंबे समय तक हम दोनों चुप रहे। 2 व्यक्ति बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती रही। एक क्षण बाद 2 बिंदुओं के बीचों बीच समान रूप से दीर्घ दूरी पर एक मध्य बिंदु अणु बना। उस अणु से एक हाथ की तरफ एक सीधी अणुरेखा निकली। उसी बिंदु के दूसरे हाथ की तरफ दूसरी सीधी सरल अणुरेखा फूट पड़ी। दोनों रेखाएं आगे बढ़ने लगीं और उसने हम 2 व्यक्ति बिंदुओं को एक अणु प्रशस्त मार्ग रेखा द्वारा जोड़ दिया। मैंने किसी आकस्मिक उत्साह से कहा, मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है कि कला के 3 क्षण होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कला के कितने क्षण बताएं मुक्तिबोध जी ने? कला के 3 क्षण होते हैं। यदि उनमें ज़रा सी भी भीतरी कमजोरी रही तो चाहे वह बौद्धिक आकलन की कमजोरी हो या संवेदन क्षमता की हो, कृति पर उसका तुरंत प्रभाव पड़ेगा। तो कला के कितने क्षण बताए हैं? 3। वह मेरी बात सुन देर तक सोचता रहा। मैं भी चुप ही बैठा था। फिर उसने धीरे से कहा, अपनी बात स्पष्ट करो। मैंने जवाब दिया, कला का पहला क्षण। तो कला का पहला क्षण क्या है? जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव। तो कला का पहला क्षण क्या है? जीवन का अनुभव क्षण, जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना। दूसरा क्षण है अनुभवों का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना। अनुभव का मूलों से पृथक हो जाना और ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। तो पहला क्षण क्या है? जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण। दूसरा, उस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का निर्माण रूप धारण कर लेना जो मानो वह फैंटेसी जो हमारी आंखों के सामने खड़ी हो। तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया। तो 3 क्षण थे। तीसरा क्षण क्या है? शब्दबद्ध की प्रक्रिया। उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता, शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है वह समस्त व्यक्तित्व व जीवन का प्रवाह होता है। प्रवाह में वह फैंटेसी अनवरत रूप से विकसित परिवर्तित होती हुई आगे बढ़ती जाती। इस प्रकार वह फैंटेसी अपने मूल रूप को बहुत कुछ त्यागती हुई नवीन रूप धारण करती। जिस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है वह फैंटेसी अपने मूल रूप से इतनी अधिक दूर चली जाती है कि यह कहना कठिन है कि फैंटेसी का यह नया रूप अपने मूल रूप की
प्रतिकृति है। फैंटेसी को शब्दबद्ध करने की प्रक्रिया के दौरान जो जो सृजन होता है, जिसके कारण कृति क्रमशः विकसित होती जाती है, वही कला का तीसरा और अंतिम क्षण है। प्रथम क्षण निसंदेह अनुभव का क्षण है। उसके बिना आवेग और आगे की गति असंभव है। मानसिक प्रक्रिया को आत्माभिव्यक्ति की ओर ले जाने के लिए आवश्यक पहला जबरदस्त धक्का या प्रथम क्षण ही देता है। वह उस गति की दिशा निर्धारित करता है, साथ ही वह उसके तत्व रूपायित करता है, अर्थात वह उनको एक आकार प्रदान करता है। साथ ही मज़ा यह है कि अनुभव विचित्र रूप से अन्य मनस्तत्वों से जुड़ता हुआ मनस्पटल पर स्वयं को प्रक्षेपित कर स्वयं ही बदल जाता है। ज्यों ही यह घटना होती है, अनुभव के मूल अपनी दुखित हुई भूमि से पृथक हो जाते हैं, अर्थात वे निरे व्यक्तित्व न रहकर अपने से परे हो उठते हैं। जो फैंटेसी अनुभव की व्यक्तिगत पीड़ा से पृथक होकर, अर्थात उनसे तटस्थ होकर अनुभव के भीतर की ही संवेदनाओं द्वारा सर्जित और प्रक्षेपित होती है, वह एक अर्थ में व्यक्तिक होते हुए भी दूसरे अर्थ में नितांत निर्व्यक्तिक होगी। इस फैंटेसी में अब एक भावात्मक उद्देश्य की संगति आ जाएगी। इस भावात्मक उद्देश्य के द्वारा ही वस्तुतः फैंटेसी को रूप रंग मिलेगा, किंतु यह होते हुए भी वह फैंटेसी यथार्थ में भोगे गए वास्तविक अनुभव की प्रतिकृति नहीं हो सकती। व्यक्तिक से निर्व्यक्तिक होने के दौरान ही उस फैंटेसी ने कुछ ऐसा नवीन ग्रहण कर लिया है, जिससे वह स्वयं की वास्तविक अनुभव से स्वतंत्र बन बैठी। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। तो फैंटेसी क्या है? फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। फैंटेसी अनुभव की कन्या है और उस कन्या का अपना स्वतंत्र विकासमान व्यक्तित्व है। वह अनुभव से प्रसूत है, इसलिए वह उससे स्वतंत्र है। कला का दूसरा क्षण है। मैंने कहना जारी रखा, किंतु इस फैंटेसी को शब्दबद्ध करने या विचित्रित करने की प्रक्रिया के दौरान में ही वह फैंटेसी पिघलकर उस प्रक्रिया के प्रवाह में बहने लगी। उस आदिम प्रवाह में फैंटेसी के सारे रंग धुलकर बहने लगे। सारा व्यक्तित्व और उसकी समस्त चेतना उस फैंटेसी के बहते रंगों के साथ बहने लगी और शब्दबद्ध होने पर अथवा चित्रित होने पर जो कृति या रचना तैयार होती है, वह कृति या रचना कला के दूसरे क्षण की फैंटेसी की पुत्री है, प्रतिकृति नहीं। इसलिए मूल फैंटेसी से उसका व्यक्तित्व स्वतंत्र, विचित्र और पृथक है। कला का तीसरा या अंतिम क्षण है। इन तीन क्षणों के बिना कला असंभव है। इन तीन क्षणों की विकास गति के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें और जो समझ अगर ना आया हो तो एक बार वीडियो और देख लें और नोट्स भी अपने तैयार कर लें। धन्यवाद।